कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। किसी शायर ने जुल्म की हदें पार होने पर क्या शेर लिखा है। वैसे तो ये शेर मैंने कई साल पहले पढ़ा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से वक्फ संशोधन मामले पर देश की सर्वोच्च सत्ता के केंद्र संसद में जो बहस चल रही है और उससे जो तथ्य निकलकर सामने दिखाई दे रहे हैं, उसने मुझे फिर से इस शेर की याद दिला दी। नमस्कार, उदयन डायरेक्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। ये वक्फ क्या है, क्यों इस पर इतना बवाल चल रहा है, आम आदमी की जिंदगी में इसका क्या दखल है, आखिर क्यों संसद में इस पर इतने बड़े बहस की आवश्यकता हुई। ये प्रश्न हमारे आपके सबके जहन को मथ रहे होंगे, और लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर उसी शेर में छिपा है जो मैंने शुरुआत में ही आपको सुनाया था, यानी कि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। बात कुछ यूं है कि वक्फ बोर्ड जो था वो ऐसे तो काफी समय से अस्तित्व में है, और ये आहिस्ता आहिस्ता देश में संपत्तियां, इमारतें, जमीनें निगल रहा था। लेकिन साल 2013 में कांग्रेस की सरकार ने इसे कानूनी रूप से नाखून और दांत दे दिए। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड आदमखोर हो गया और उसने अंधाधुंध जमीनें हड़पनी शुरू कर दी, और हालत ये हो गई कि वक्फ बोर्ड आज भारत में सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक बन बैठा है, यानी देश का सबसे बड़ा जमींदार बन गया, जिसके पास 9.4 लाख एकड़ जमीन और 8.7 लाख से भी अधिक संपत्तियां हैं। और जानते हैं इस संपत्ति का अनुमानित मूल्य कितना है? इसकी कीमत है 1.2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 1.2 लाख करोड़ रुपए, जो कि किसी छोटे मोटे देश की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा पैसे हैं। और यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों से वक्फ बोर्ड की जमीनें हड़पने की हवस और भी बढ़ गई थी, जिससे विवाद पैदा होने लगा था। जरा इस लिस्ट पर गौर फरमाइए। वक्फ बोर्ड ने अनादिकाल से चले आ रहे हिंदुओं के विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले की जमीन पर दावा कर दिया। तमिलनाडु में पूरे के पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर दावा कर दिया, जहां 1500 साल पुराना मंदिर मौजूद है, यानी कि जब इस्लाम पैदा भी नहीं हुआ था। सूरत में नगर निगम भवन पर दावा ठोक दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की 138 संपत्तियों और भूमि और विकास कार्यालय की 108 संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। केरल के एर्नाकुलम जिले में लगभग 400 एकड़ जमीन पर दावा किया, जो कि ऐतिहासिक रूप से ईसाइयों के कब्जे में थी। इसके अलावा बेंगलुरु का ईदगाह मैदान, ऐतिहासिक हुमायूं का मकबरा, गुजरात का मेट द्वारका द्वीप, मुगल मस्जिद, लुटियंस दिल्ली की 123 संपत्तियां। अब आपको मैं कहां कहां तक गिनाऊं। वक्फ के ये खूनी पंजे पूरे देश में फैलने लगे थे। लेकिन मशहूर शायर साहिर लुधियानवी ने लिखा है ना, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। यानी कि वक्फ का जुल्म इतना ज्यादा बढ़ गया था, उसके पापों का बोझ इतना ज्यादा हो गया था, उसके अत्याचार के शिकार लोगों की कराह इतनी ज्यादा गूंजने लगी थी कि देश के नीति नियंताओं को उस पर ध्यान देना ही पड़ा। जिसके बाद वक्फ की इन आदमखोर हरकतों पर लगाम कसने की कवायद शुरू हो गई, और फिर आया वक्फ संशोधन अधिनियम, जो वक्फ की जमीनें हड़पने की हवस को रोक रहा है। जरा इन पॉइंट्स में समझिए कि ये होगा कैसे। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पुराने कानून में वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता था, जिसके निस्तारण के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाना पड़ता था, और ट्रिब्यूनल के निर्णय को ही अंतिम निर्णय माना जाता था। यानी वक्फ के जुर्म के खिलाफ वक्फ के पास ही फरियाद लगानी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए कानून के तहत अब विरोधी पक्ष 90 दिन के भीतर हाईकोर्ट में जा सकता है, उसके बाद ही कार्रवाइयां सामान्य मामलों की तरह चलेंगी। पुराने कानून के अंतर्गत केवल मुसलमान ही वक्फ बोर्ड के सदस्य हो सकते थे, जिनका झुकाव स्वाभाविक तौर पर अपने मजहबी आकाओं की तरफ होता था, जहां गैर मुस्लिमों को न्याय मिलने की संभावना बेहद कम होती थी। लेकिन नए नियम के अंतर्गत कम से कम 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने अनिवार्य हैं, जिससे कि गैर मुस्लिमों की जमीनों के मामले पर वक्फ बोर्ड के भीतर ही कोई व्यक्ति आवाज उठाने वाला मौजूद हो और उसके साथ इंसाफ हो सके। इसके साथ ही बोर्ड में अब 2 मुस्लिम महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व मिलेगा, जो कि पहले नहीं होता था। पुराने कानून में वक्फ के अंतर्गत वक्फ अपने ही कब्जे को सही और गलत जांचने के लिए स्वतंत्र था, जिसकी वजह से वक्फ की तानाशाही जो थी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब नए कानून के अंतर्गत अब केवल वही प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी जो गैर विवादित हो, यानी इस पर कोई डिस्प्यूट ना हो।
कोई भी प्रॉपर्टी यदि उस पर न्यायालय में या फिर पुलिस में कोई विवाद चल रहा हो तो उसे वक्फ की संपत्ति तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर अंतिम निर्णय ना आ जाए, अंतिम फैसला ना आ जाए। इसके अतिरिक्त पहले की वो संपत्तियां जो कि वारिस के अभाव में लावारिस हो जाती थीं, वो अपने आप ही वक्फ की हो जाती थीं। इसके कारण लगातार वक्फ की संपत्तियां बढ़ती जा रही थीं। ये सारी संपत्तियां आम गरीब मुसलमानों की थी, लेकिन अब नए कानून के तहत संपत्ति में मुस्लिम जो लोग हैं उनकी संपत्ति में बेटियों को भी अधिकार मिलेगा। इसीलिए किसी दंपति के बेटा ना होने पर संपत्ति उसकी बेटी के पास जाएगी, ना कि वक्फ को मिलेगी। इसके अलावा पहले नियम था कि वक्फ बोर्ड के बारे में केंद्र सरकार ना तो नियम बना सकती है, ना ही उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है, और ना ही CAG यानी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल उसका ऑडिट कर सकता है, जो कि पूरे देश का ऑडिट करता है। लेकिन अब नया कानून आने के बाद केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर नियम कानून बना भी सकती है, दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है, और CAG हर साल दूसरे विभागों की तरह वहाँ ऑडिट भी करेगा, जिससे वक्फ बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम कसेगी। मैं आपको बता दूं कि यही वो खास पॉइंट है जिससे वक्फ बोर्ड के पुराने ठेकेदार बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इससे उनकी सारी अवैध कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CAG जो है वो लगातार ऑडिट करेगा, लगातार पैसे के आवागमन की जांच करेगा, तो अवैध कमाई होगी कैसे। अब अगला पॉइंट ये है कि पहले जो वक्फ बोर्ड था वो केवल सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड होता था, लेकिन अब नए कानून के बाद आगा खानी और बोहरा अपना अलग से बोर्ड बना सकते हैं, यानी कि मुसलमानों के भीतर के अलग अलग धड़े अब दोयम दर्जे के मुसलमानों के तौर पर नहीं गिने जाएंगे। साथ ही पहले ये नियम था कि वक्फ बोर्ड को कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर सकता था, लेकिन नए कानून के बाद यह साबित करना अनिवार्य हो गया है कि दानकर्ता पिछले 5 साल से इस्लाम को मान रहा हो। यानी कि आप मतांतरण करिए, लेकिन कम से कम आप 5 साल पुराने मुसलमान होने चाहिए। ये वजह इस नियम की वजह ये है कि पहले क्या होता था कि पहले गैर मुसलमानों को मुसलमान धर्म में मतांतरण करवाने के बाद मुसलमान मुस्लिम मजहब में मतांतरित कराने के बाद उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम करवा के उनको ठोकर मार दिया जाती थी, उनको भगा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये साबित करना होगा कि आप 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं। यानी कि अब आप तो समझ ही गए होंगे कि वक्फ कानून में संशोधन सिर्फ और सिर्फ रसूखदार मुसलमानों की करतूतों पर लगाम लगाने और गरीब मुसलमानों की हितों की रक्षा करने के लिए। दरअसल इस कदम के बारे में जो पिछले 2 दिनों से संसद में चल रहा था, इसके बारे में नवंबर का जो महीना था, पिछले साल नवंबर का जो महीना था, जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव के बाद जब भाजपा को जीत मिली तो PM मोदी ने जो अपना संबोधन दिया था उसमें उन्होंने पूरी तरह से अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड जो है वो कांग्रेस की तुष्टीकरण पॉलिटिक्स का नतीजा है, जिसके लिए संविधान में कोई जगह नहीं है। जिसके बाद जनवरी 2025 में, यानी कि अभी से 2 महीने 3 महीने पहले, JPC की रिपोर्ट पेश की गई। बजट से संबंधित बिलों के पारित होने के बाद इस संशोधन विधेयक को संसद के बजट सत्र में अंतिम सप्ताह में पेश किया गया, जहां लोकसभा में इसके पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े, जबकि राज्यसभा में वक्फ संशोधन के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। और अब महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये आधिकारिक रूप से कानून बन गया है। और यही वजह है कि अब आप तो समझ ही गए होंगे कि वक्फ बोर्ड का जुल्म दरअसल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो अपने पापों के बोझ से दबकर खुद ही खत्म हो गया। क्योंकि हमारे PM मोदी ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। इसीलिए वक्फ बोर्ड के जुल्मों को खत्म किया गया। जय हिंद, जय भारत।